हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे द इंडियन एक्सप्रेस की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको कवर करते हैं। तो आज है 31 अक्टूबर और आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी वो होंगी, पहली जो न्यूज़ है कि अमेरिका परमाणु परीक्षण फिर से शुरू कर रहा है। तो ऐसा जो है अमेरिका क्यों करने जा रहा है, किससे उन्हें इंस्पिरेशन मिली है। तो जो दूसरी न्यूज़ है वो एशियाई शिखर सम्मेलन को लेकर रहेगी कि एशियाई शिखर सम्मेलन में जो तिमोर लेस्ते है उसके जुड़ने से चीन पर, भारत पर इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं। तीसरी जो न्यूज़ है भारत रूस तेल व्यापार और प्रतिबंध प्रभाव पर, यानी कि भारत पर जो रूस के जो रूस से तेल खरीद रहे हैं उसके कारण जो अमेरिका पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उसके क्या इफ़ेक्ट जो हैं वो हो रहे हैं या फिर आगे होने की संभावना है। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ रहेगी विद यूएस सेट टू रीस्टार्ट न्यूक्लियर टेस्ट रिलैक्सिंग रिएक्शन फॉर हाल्ट। तो 31 अक्टूबर 2025 को यानी कि आज अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला बयान जो है यानी कि पेंटागन को निर्देश दिया है कि अमेरिका 33 वर्षों के बाद फिर से परमाणु हथियारों का जो परीक्षण है उसको तुरंत फिर से स्टार्ट करे। जो ये घोषणा है दक्षिण कोरिया में जो चीनी राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग उनके साथ बैठक के ठीक बाद जो है कही गई है, जिसे कि जो रूस और चीन है उनके कथित परीक्षण कार्यक्रम में जवाब के समान जो है जवाब में समान आधार पर परीक्षण करने का जो संदेश है वो माना जा रहा है। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अन्य देशों के जो परीक्षण कार्यक्रम है उनके कारण मैंने युद्ध विभाग यानी कि जो रक्षा विभाग है उसको निर्देश दिया है कि हम भी अपने जो परमाणु हथियार हैं उनका परीक्षण समान आधार पर स्टार्ट करें। जो ये कदम है यह वैश्विक परमाणु की जो स्थिरता है और जो खतरे हैं उनमें डाल सकता है, क्योंकि अमेरिका ने 1992 से परीक्षण पर स्वैच्छिक रोक लगाई हुई है और जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ऐसा परीक्षण न केवल महंगा और समय लेने वाला होगा बल्कि कम से कम 18 से 36 महीने उसमें लग सकते हैं। बल्कि रूस, चीन, भारत और जो पाकिस्तान जैसे देश हैं उनको भी परीक्षण फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो इसकी जो तैयारी चल रही है परमाणु परीक्षण की जो तैयारी चल रही है इसका क्या मीनिंग निकलता है। जो तकनीकी चुनौतियां हैं यानी कि अमेरिका का जो मुख्य परीक्षण स्थल है यानी कि नेवादा नेशनल सिक्योरिटी साइट है जो कि लास वेगास से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मौजूद है, जहां पर उपकरणों की मरम्मत और उनका रखरखाव के लिए वर्षों लग सकते हैं। जो राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन है उसके अनुसार यह जो है एक बुनियादी प्रदर्शन का परीक्षण है। इसके लिए 18 महीने, जबकि जो वैज्ञानिक रूप से उपयोग परीक्षण के लिए इससे भी अधिक समय चाहिए। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप उनके प्रशासन ने तैयारी समय को वर्षों से घटाकर 6 महीने करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसे अवास्तविक जो है वो माना है। तो इसके राजनीतिक संदर्भ क्या है। जो ये घोषणा की गई है रूस के द्वारा हाल ही में जो बुरे वेस्टनिक परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल है और जो पोजिडोन परमाणु संचालित टोरपीडो परीक्षण है उसके बाद आई है। हालांकि जो रूस है उसका कहना है कि जो ये परीक्षण है वितरण वाहनों के था, न कि विस्फोट परमाणु परीक्षण। तो चीन ने 1996 के बाद
कोई भी विस्फोटक परीक्षण नहीं किया है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका के पास सबसे बड़ा परमाणु भंडार है, लेकिन स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार देखें तो जो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट है उनके अनुसार रूस के पास 5,459 हथियार हैं और अमेरिका के पास 5,177। तो इसकी वैश्विक प्रतिक्रियाएं क्या हैं कि रूस के जो प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यदि कोई भी मोरेटोरियम को तोड़ता है तो रूस जो है उचित कदम उठाएगा। चीन का जो विदेश मंत्रालय है उसने अमेरिका से मोरेटोरियम का पालन करने की अपील की है और जो यूरोपीय संघ है उसने कहा है कि रूस और अमेरिका को एक ही टोकरी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अमेरिकी जो सीनेटर एडवर्ड मार्के हैं उन्होंने परीक्षण रोकने के लिए विधेयक पेश करने की घोषणा की है। तो ये परीक्षण रोकने के क्या कारण हैं, इसके इतिहास से क्या सबक मिलता है, यानी कि स्टार्टिंग में जब अमेरिका के अंदर ये परमाणु परीक्षण किए जाते थे तो उससे क्या सबक जो है वो मिला है। तो अमेरिका ने 1945 में पहले परमाणु परीक्षण से लेकर 1992 तक 1032 जो परीक्षण हैं वो किए हैं, जो कि किसी न किसी देश से कहीं अधिक हैं। लेकिन 1992 में राष्ट्रपति जो जॉर्ज H.W. बुश हैं उन्होंने भूमिगत प्रशिक्षण जो है उस पर मोरेटोरियम की घोषणा की थी, जो कि आज तक चली आ रही है। तो इसका जो अप्रसार या फिर वैश्विक अस्थिरता को देखें तो जो शीत युद्ध है उसके अंत में अमेरिका, रूस और चीन जैसी जो प्रमुख शक्तियां हैं उन्होंने अपने इच्छा से जो मोरेटोरियम है उसको अपनाया था, ताकि जो परमाणु हथियार हैं उनके प्रसार को रोका जा सके। और 1996 का जो व्यापक परमाणु परीक्षण है यानी कि जो प्रतिबंध संधि है इसी दिशा में एक कदम था। हालांकि जो अमेरिकी सीनेट है उन्होंने इसे कभी मंजूरी नहीं दी थी। तो जो मोरेटोरियम है यानी कि जो अन्य देश हैं जैसे कि भारत और पाकिस्तान उनको परीक्षण करने से रोका और वैश्विक शांति को मजबूत किया। स्वास्थ्य और जो पर्यावरण का जोखिम इससे कितना बढ़ जाता है, इससे जो स्वास्थ्य है यानी कि जो सेहत है और पर्यावरण के लिए क्या क्या जोखिम उत्पन्न होते हैं। तो जो वायुमंडलीय परीक्षण है यानी कि 1945 से जो 1963 से किए गए उनके अंदर रेडियोधर्मी प्रदूषण फैला, जिससे कि कैंसर और अन्य कई जो रोग हैं उन्होंने जो है जन्म लिया, यानी कि कैंसर या फिर और जो बहुत से रोग हैं उनको बढ़ावा मिला। तो 1963 का जो आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि है उसने वायुमंडल, अंतरिक्ष और जो पानी है उसमें परीक्षण रोक दिया। और भूमिगत परीक्षण भी भूकंप जैसी कंपन पैदा करते हैं, जो कि लास वेगास जैसे जो शहर हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसकी तकनीकी प्रगति क्या है? परीक्षण की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अमेरिका जो है एक सुपर कंप्यूटर जो सिमोनियशल है यानी कि सब ट्रिकल परीक्षण यानी कि बिना विस्फोट के और वैज्ञानिक जो प्रयोग हैं उनसे अपने हथियार की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। जो NNSA है इसके प्रमुख जो बेड्रन विलियम्स हैं उन्होंने 2025 में कांग्रेस को बताया कि परीक्षण की कोई भी तकनीकी ज़रूरत जो है अब नहीं है। तो जो राजनीतिक और नैतिक दबाव है यानी कि जो सोवियत संघ है उसके द्वारा 1985 में मोरेटोरियम ने पश्चिम जनमत को प्रभावित किया। जो कजाकिस्तान है उस जैसे क्षेत्रों में परीक्षण विरोधी आंदोलनों ने सोवियत संघ के जो परीक्षण हैं उनको रोक दिया था। और जो अमेरिकी कांग्रेस है
उसने 1992 में विदेशी परीक्षण के बिना ही अमेरिकी परीक्षण पर रोक लगाई थी। तो कौन कौन से प्रमुख देश हैं, यानी कि कौन कौन से देशों ने किस किस बार जो है सबसे लास्ट में जो परमाणु परीक्षण किया था उनके बारे में जानते हैं। तो अमेरिका ने सबसे जो आखिरी परीक्षण था वो 1992 में, रूस ने 1990 में, चीन ने 1996 में और भारत ने 1998 में, पाकिस्तान ने 1998 में और जो उत्तर कोरिया है उसने 2017 में। तो जो संभावित इसके क्या क्या प्रभाव हैं या फिर क्या क्या चिंताएं हैं, तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका यह जो कदम है नोबेल शांति पुरस्कार की उनकी जो उम्मीद है उनको चोट पहुंचा सकता है और कई हथियारों की जो होड़ है वो शुरू कर सकता है। यानी कि इससे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो कि नोबेल शांति पुरस्कार की वो उम्मीद लगा रहे हैं वह शायद उनको ना मिले। तो जो अमेरिका है उसको परीक्षण से कोई लाभ नहीं है बल्कि नुकसान ही जो है वो हो सकता है, क्योंकि चीन जैसे जो देश हैं उनको नए हथियार जो हैं विकसित करने में फ़ायदा होगा। आर्म्स कंट्रोल जो एसोसिएशन है उनके निर्देशक डैरियल किम्बोल ने कहा कि अमेरिका के पास कोई भी तकनीकी, सैन्य या फिर राजनीतिक कारण नहीं है इसके लिए, नहीं, लेकिन जो निविदा है उसमें स्थानीय विरोध जो है वो भी बढ़ सकता है। तो हम जो है इस न्यूज़ से रिलेटेड जो हमारे PYQs हैं उनको देखते हैं। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य बनने के परिणाम क्या हैं? एक, इससे नवीनतम और सबसे प्रभावी जो परमाणु प्रौद्योगिकी है वहां तक पहुंच मिलेगी। दूसरा, यह स्वतः है परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य बन जाता है। तो दिए गए जो कथन हैं उनमें से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक और न ही दो। तो हमारा आंसर होगा ए, केवल एक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में 24 देश सदस्य हैं। दूसरा, भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक और न ही दो। तो हमारा आंसर होगा डी, न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों पर विचार करें। चीन, फ्रांस, भारत और इजराइल, इनमें से कौन से न्यूक्लियर नॉन प्रोफेशनल ट्रीटी के तहत परमाणु हथियार राज्य हैं? ए, एक, दो और तीन, बी, एक और दो, सी, दो और तीन, डी, एक, दो, तीन और चार। बी, हमारा आंसर होगा बी, एक और दो। भारत में कुछ परमाणु रिएक्टरों को जो IAEA है इसकी निगरानी में रखा जाता है जबकि अन्य को नहीं। इसका क्या रीज़न है? ए, कुछ यूरेनियम का उपयोग करते हैं और अन्य थोरियम का। बी, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। सी, कुछ हल्के जल का उपयोग करते हैं। डी, कुछ भारी जल का उपयोग करते हैं। तो हमारा आंसर होगा बी, कुछ आयातित जो यूरेनियम होता है उसका उपयोग करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अग्नि IV मिसाइल है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक, यह सतह से सतह मिसाइल है। दो, यह केवल तरल प्रमोदक से संचालित की जाती है। तीसरा है, यह 7500 किलोमीटर दूर 1 टन परमाणु वारहेड पहुंचा सकती है। हमारे ऑप्शन हैं ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और तीन,
डी 1, 2 और 3। तो हमारा आंसर होगा 1 और 3। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेंस को लेकर रहेगा कि भारत की परमाणु नीति का समीक्षात्मक विश्लेषण करें। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, आफ्टर आसियान समिट ग्रुप इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया अमिड यूएस चाइना टेस्लिंग। जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है? हाल ही में जो है इसका 57वें आसियान जो शिखर सम्मेलन है वो हुआ है, जो कि 26 और 28 अक्टूबर के बीच में हुआ। जो कुआलालंपुर है यानी कि जो मलेशिया है उसकी राजधानी है, उसका समापन भी हाल ही में हुआ है, जो कि समावेशिता और जो स्थिरता की थीम पर केंद्रित था। जो ये सम्मेलन हुआ है इसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के प्रीमियर ली कियांग, भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी की वर्चुअल भागीदारी के साथ जो है वहाँ पर पहुँचे थे, और जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस और जो अन्य प्रमुख भागीदार हैं उनके नेता भी इसके अंदर शामिल हुए। तो जो ये सम्मेलन है इसके दौरान चीन जो है व्यापार तनाव प्रमुख रहा है, जिसमें अमेरिका का जो टैरिफ है 10 से 40% तक, और जो दुर्बल मिट्टी के खनिज हैं यानी कि जो रेयर अर्थ हैं उन पर चीन के निर्यात के जो प्रतिबंध हैं उन्होंने क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। जो ये तनाव है इनके बीच में आसियान के अब 11 सदस्य वाला समूह यानी कि जो तिमोर लेस्ते है उसको भी शामिल कर लिया गया है, और शामिल होने के बाद जो तटस्थता है वो बनाए रखते हुए संवाद और जो बहुपक्षीय है उस पर जो है वो जोर दिया गया है। भारत के लिए यह समूह जो है केवल आर्थिक अवसर प्रदान करता है, बल्कि अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा में रणनीतिक जो संतुलन है उसका माध्यम भी बना है। तो जो आर्थिक महत्व है यानी कि जो आपूर्ति है उसमें इसका क्या महत्व है? अमेरिका चीन व्यापार युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति की जो श्रृंखला है उनको बाधित जो है वो किया है, जहां से जो चीन की निर्भरता है जैसे कि जो रेयर अर्थ है उनमें 80% की वैश्विक उत्पादन एक जोखिम बना है। जो आसियान है जो कि विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि 3.6 ट्रिलियन जो डॉलर है वो जीडीपी है, भारत के लिए चीन केंद्रित मॉडल से हटकर विविधीकरण का जो द्वार है वो खोलता है। तो जो व्यापार के आंकड़े क्या कहते हैं? भारत आसियान का जो व्यापार है 2024 और 25 में 130 बिलियन डॉलर से अधिक पहुंचा है, लेकिन जो भारत का व्यापार घाटा है वो 40 बिलियन डॉलर यानी कि एक चिंता का विषय बना है। जो आसियान भारत व्यापार समझौता है उसकी समीक्षा 2025 में पूरी होने की उम्मीद है, जो कि कृषि, डिजिटल, हरित ऊर्जा में नए अवसरों को पैदा करेगी। और जो सम्मेलन है उसके क्या नतीजे सामने आए हैं? तो भारत ने आसियान के साथ में डिजिटल जो कनेक्टिविटी है यानी कि जो सबमरीन है, केबल और जो सैटेलाइट संचार है उस पर सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको क्षेत्रीय व्यापार हब बनाने के लिए त्रिपक्षीय राजमार्ग यानी कि जो भारत, म्यांमार और थाईलैंड है उसका विस्तार चर्चा में रहा है। तो अमेरिका और जो चीन है अगर उसके संदर्भ से देखें कि जो आसियान है इसमें तिमोर लेस्ते के शामिल होने से क्या क्या जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिल सकते हैं। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका जो टैरिफ चल रहा है उससे आसियान देश प्रभावित हुए हैं, जैसे कि वियतनाम पर 20%, म्यांमार पर 40%, जिससे कि भारत को चाइना +1 जो नीति है उसके तहत निवेश आकर्षित करने का मौका मिला है। उदाहरण स्वरूप जो भारतीय कंपनियां हैं जैसे कि टाटा है, रिलायंस है, उन्होंने वियतनाम और इंडोनेशिया में इलेक्ट्रॉनिक
और जो फार्मा उत्पादन है वो बढ़ा रही हैं। तो इसके रणनीतिक और जो सुरक्षा महत्व है, यानी कि जो इंडो पैसिफिक का जो एरिया है उसमें संतुलन, तो अमेरिका चीन जो तनाव है, यानी कि दक्षिण चीन सागर का जो विवाद है, टैरिफ युद्ध ने इंडो पैसिफिक को युद्ध का क्षेत्र बना दिया है। यानी कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र है, जो कि क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया और आसियान केंद्रित जो मंच हैं, यानी कि ईस्ट एशिया समिट ARF को जोड़ता है। तो जो सम्मेलन है वो हाइलाइट्स हैं, यानी कि जयशंकर उन्होंने जो है ईस्ट जो एशिया समिट है उसमें आतंकवाद, रूस के साथ ऊर्जा व्यापार पर अमेरिकी प्रतिबंध और चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर अस्थिरता पर चिंता जताई है। भारत ने 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है, जिसमें कि मानवीय जो सहायता है या फिर आपदा प्रबंधन और जो नीली अर्थव्यवस्था है उस पर फोकस किया गया है। तो चीन का क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है, चीन का क्या प्रभाव है। तो चीन ने जो है CAFTA 3.0 यानी कि चीन आसियान मुक्त व्यापार का क्षेत्र जो है उसको बढ़ावा दिया है, जो कि हरित विकास पर जोर देता है। लेकिन दक्षिण चीन सागर में आक्रामकता, यानी कि जो फिलीपींस है उस पर वाटर कैनन का हमला आसियान की जो एकता है उसको चुनौती दे रहा है। भारत आसियान को नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन देकर चीन का जो दबाव है उसका मुकाबला करता है। तो जो अमेरिका है उसका क्या रोल है इसके अंदर। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने थाईलैंड, कंबोडिया जो सीमा शांति समझौता है उसकी मध्यस्थता की, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में तनाव चल रहा है, जो कि रूस से तेल जो आयात है उस पर टैरिफ अभी भी बरकरार है। और जो आसियान है भारत को अमेरिका के साथ में जो द्विपक्षीय व्यापार वार्ता है, यानी कि 5 दौर पूरे होकर प्लेटफॉर्म देता है। भारत की इसके अंदर क्या भूमिका है। तो म्यांमार संकट पर आसियान की जो 5 पॉइंट कनेक्शन है उसमें भारत मध्यस्थ बन सकता है, जबकि जो कनेक्टिविटी की परियोजनाएं हैं, यानी कि जो कालादान कॉरिडोर है उसकी क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाएगी। जो भू राजनीतिक महत्व है, यानी कि तटस्थता और वैश्विक जो प्रभाव है, आसियान की गैर हस्तक्षेप की जो नीति है इसे अमेरिका चीन के बीच में जो तटस्थ मंच बनाती है, जहां पर भारत विश्व के पहले विकसित देश बनने की दौड़ में फ़ायदा उठा सकता है। जो सम्मेलन है उसमें तिमोर लेस्ते का शामिल होना जो आसियान है उसकी विस्तार की जो क्षमता है उसको दिखाता है, जो कि भारत का जो समुद्री हित है, यानी कि मलक्का जो जलडमरू मध्य है उसको और अधिक मजबूत जो है वो करता है। तो इसको लेकर क्या क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं। तो आसियान की जो आंतरिक कमजोरी है, यानी कि म्यांमार संकट पर कार्रवाई नाकाम और जो व्यापार का असंतुलन है कि भारत के लिए बाधा हो सकता है। फिर भी RCEP से बाहर रहकर भारत ने अपनी जो संप्रभुता है उसको सुरक्षित रखा हुआ है। भविष्य में 2026 और जो 30 है इसके एक्शन प्लान में भारत आसियान सहयोग, यानी कि शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और नवाचार इनको बढ़ाएगा, जो कि अमेरिका चीन विवाद में भारत को मध्य शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे जो PYQs हैं उनको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन आसियान से मुक्त व्यापार साझेदार हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान और अमेरिका। तो हमारे ऑप्शन हैं कि A 1, 3, 4 और 5, B 1, 2, 3 और 6, C 2, 3, 4 और 6, D 2, 3, 5 और 6। तो हमारा आंसर होगा A 1, 3, 4 और 5।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूहों में से भारत किसकी सदस्यता रखता है? ए एशियाई विकास बैंक, एडीबी आसियान क्षेत्रीय मंच, बी ये है और सी है आसियान। तो हमारे जो ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। हमारा आंसर होगा ए 1 और 2 यानी कि एशियाई विकास बैंक और आसियान क्षेत्रीय मंच। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी कि रीजनल कंपैरिसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप RCEP जो शब्द है समाचारों में अक्सर किन देशों के समूह के संदर्भ में आता है? ए आसियान देश, बी ब्रिक्स, सी सार और डी SCO। हमारा आंसर होगा ए आसियान। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सांकेतिक हालिया ट्रेड है उससे बिम्स्टेक के जो संबंध हैं उनमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्य राज्यों वाला क्षेत्रीय संगठन है। दूसरा, यह ढाका घोषणा 1999 का जो हस्ताक्षर है उसके साथ अस्तित्व में आया है। तीसरा है, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल बिम्स्टेक के जो संस्थापक सदस्य राज्य हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो हमारा आंसर होगा डी 1, 2 और 3। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेंस को लेकर रहने वाला है कि शीत युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत की लुक ईस्ट नीति यानी कि लुक ईस्ट जो पॉलिसी है उसके आर्थिक और जो रणनीतिक आयाम है उनका मूल्यांकन कीजिए। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ रहने वाली है वो होगी इंडिया रशिया ऑयल एंड द लूमिंग सेकेंडरी सेक्शन 38। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो तेल आयातक जो है वो देश है और 2022 में रूस के यूक्रेन जो आक्रमण है उसके बाद से यह रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। सस्ते दामों पर उपलब्ध जो रूसी तेल है उसने भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको मजबूत बनाया है, लेकिन अब अमेरिकी जो प्रतिबंध हैं उनके कारण यह जो साझेदारी है वो खतरे में पड़ गई है, क्योंकि अक्टूबर 2025 में अमेरिका ने रूस की 2 प्रमुख तेल जो कंपनियां हैं यानी कि रोसनेफ्ट और लुकोइस उन पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो कि रूस से भारत को आने वाले तेल का लगभग 60% हिस्सा आपूर्ति करता है। इससे जो द्वितीयक प्रतिबंध है उसका खतरा बढ़ गया है, जो कि भारतीय जो रिफाइनरियां हैं या फिर जो बैंक हैं उनको निशाना बना सकता है। तो जो भारत रूस तेल व्यापार उदय आंकड़े हैं यानी कि 2025 के पहले 9 महीनों में भारत ने रूस से औसतन 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन यानी कि BPD तेल आयात किया है, जो कि कुल आयात का 35% से अधिक था। जो अक्टूबर है उसमें यह 1.8 मिलियन BPD तक पहुंच गया है। तो इससे क्या लाभ है? यानी कि जो रूसी तेल है वह सस्ता है, यानी कि डिस्काउंट होने से भारत ने सालाना 10 से 12 अरब डॉलर की बचत की है। तो इसके जो प्रमुख खरीदार हैं उनमें रिलायंस की जो इंडस्ट्रीज़ हैं यानी कि जिसका रोननेफ्ट के साथ में 10 साल का 12-13 अरब जो डॉलर है उसका अनुबंध है। तो जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है यानी कि LOC है, भारत पेट्रोलियम BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL शामिल हैं। इसके रणनीतिक महत्व क्या हैं? भारत के द्वारा पश्चिमी प्रतिबंधों का पालन न करने का रुख अपनाया गया, लेकिन अब अमेरिका और जो यूरोपीय हैं उनके जो संघ है EU उन्होंने नए कदमों से दबाव को और बढ़ा दिया है। जो हालिया प्रतिबंध हैं
या फिर जो द्वितीय प्रबंधन है उनका खतरा। अमेरिकी जो कदम है, 23 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी ट्रेजरी ने जो रोनेफ्ट है या फिर लुकोइल पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें कि अमेरिकी जो संपत्तियां हैं उनको फ्रीज करना, अमेरिकी संस्थान को इन कंपनियों से जो लेन देन है वो बंद करना शामिल है। तो जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अगस्त 2025 में भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए अतिरिक्त 25% का जो टैरिफ है वो लगाया, जो कि कुल हो गया 50%। तो यह जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके नाम पर लगाया गया है। जो ईयू और यूके का योगदान है, यानी कि जुलाई 2025 में ईयू ने 18वें पैकेज के तहत तीसरे देश यानी कि जैसे कि भारत में रूसी कच्चे तेल से बने जो पेट्रोलियम के उत्पाद हैं उनके आयात पर रोक लगाई। यूके ने भी भारतीय ऊर्जा व्यापार से जुड़े जो संस्थान हैं उन पर प्रतिबंध लगाया। तो जो ये द्वितीयक प्रबंधन है जो कि चर्चाओं में बना हुआ है, दरअसल ये होता क्या है? तो ये जो प्राथमिक प्रतिबंध है जो कि रूस पर सीधे से आगे बढ़कर तीसरे देशों यानी कि जैसे भारत है उनकी कंपनियों को निशाना बनाते हैं। उदाहरण के लिए अगर भारतीय रिफाइनरी जो रोसनेफ्ट है उसने तेल खरीदती है तो उसे अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से बाहर किया जा सकता है, यानी कि संपत्तियां जब्त हो सकती हैं या फिर व्यापार पर प्रतिबंध भी लग सकते हैं। तो जो ट्रेजरी है उसने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ऐसे खरीदारों पर जल्द ही द्वितीयक प्रबंध लगाए जा सकते हैं। तो इसके क्या क्या प्रभाव हैं? ये प्रतिबंध भारतीय निजी कंपनियां जैसे कि रिलायंस को राजनीतिक नेतृत्व से हटाकर सीधे प्रभावित करते हैं। ईरान और वेनेजुएला के जो मामले हैं उनमें भारत ने इसी तरह का जो आयात है उस पर रोक लगाई थी। भारत पर इसके तत्काल जो प्रभाव हैं यानी कि आयात में कमी, जो रिपोर्टर्स हैं उनके अनुसार अगर देखें तो भारतीय रिफाइनरियां यानी कि रूसी तेल का जो आयात है उसको तेजी से कम कर रही हैं। जो रिलायंस है उसने पुनः मूल्यांकन की घोषणा भी की है, जबकि जो जो आईओसी और बीपीसीएल है और जो एचपीसीएल के दस्तावेज हैं उनकी जांच की जा रही है, ताकि जो रोसनेफ्ट लुकोइल ने जो है सीधी आपूर्ति न हो और कुछ अनुमानों से आयात लगभग शून्य तक गिर सकता है। तो जो वैकल्पिक स्रोत हैं आईओसी के यानी कि अमेरिका और जो अन्य महाद्वीप हैं उनसे तेल खरीदने की योजना बना रहा है। जो मैंगलोर की रिफाइनरी हैं यानी कि अबू धाबी से तेल लेगी और जो रिलायंस मध्य पूर्व से और अमेरिका और ब्राज़ील का जो मिश्रण है उसके स्विच कर रही है। तो इससे आर्थिक नुकसान क्या है? जो टैरिफ है इससे भारत का तेल बिल 11 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है और वैश्विक तेल की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि रूस से 7.3 मिलियन पीबीडी निर्यात का बड़ा हिस्सा 2 से 3 मिलियन जो बीपीडी है यानी कि वहाँ से बाजार से बाहर हो सकता है। तो जो ओपीईसी है खासकर जो सऊदी अरब है उसमें अतिरिक्त क्षमता है, लेकिन मांग बढ़ने से कीमतें भी ऊंची हो सकती हैं। तो जो शिपिंग है और छाया का जो बेड़ा है उसको देखते हैं। भारत और जो रूस है शिप टू शिप जो ट्रांसफ़र का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि प्रतिबंधों से बचा जा सके। जो सैटेलाइट इमेज है उससे पता चला है कि भारतीय टैंकर समाधान ने फारस की खाड़ी के पास रूसी तेल लिया, लेकिन रूसी टैंकर फुरिया भारत के लिए जो है 7,30,000 बैरल तेल ले जा रहा है, जो बाल्टिक सागर है उसमें लौट गया। संभवतः है खरीद ने पीछे हटने के कारण ऐसा किया गया है। तो जो वैश्विक और भू राजनीतिक प्रभाव हैं रूस पर, तेल निर्यात 2022 के बाद सबसे कम पर पहुंच गया है और ऊर्जा का जो राजस्व है यानी कि रूस का जो बजट है वो भी 25% तक कम हो गया है। लेकिन रूस छाया बेड़ा और जो मध्यस्थ हैं उनसे बचाव की कोशिश करेगा। भारत की क्या दुविधा है? अमेरिका
और EU भारत के प्रमुख रणनीतिक साझेदार हैं, जबकि रूस जो है परंपरागत मित्र है। प्रतिबंध भारत को रूस चीन के करीब जो है वो धकेल सकते हैं, और जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि यह आर्थिक जबरदस्ती है जो कि WTO जो नियम हैं उनका उल्लंघन कर सकती हैं। तो भारत के लिए विकल्प जो हैं, यानी कि भविष्य में छोटे स्तर पर, तो जो रूसी तेल है उसके बिना भी भारत के पास विविधीकरण के विकल्प है। अमेरिका से आयात बढ़ा पिछले वर्षों में 2 गुना, और जो UAE है, सऊदी अरब और ब्राज़ील से भी, लेकिन लागत बढ़ेगी जो कि ईंधन की जो कीमत है उसको प्रभावित करेंगी। तो इसको लेकर क्या क्या नीतिगत प्रतिक्रियाएं हैं? भारत ने कहा है कि वह एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध करता है, लेकिन आर्थिक तर्क से रूसी आयात सीमित करेगा, और जो WTO है उसमें चुनौती देना या फिर अमेरिका से व्यापार जो सौदा है जिसमें तेल शामिल है संभव है। जो दीर्घकालीन जो ऊर्जा सुरक्षा है उसके लिए नवीकरणीय स्रोतों पर जोर बढ़ाना जरूरी है, और जो प्रतिबंध हैं उनका असली प्रभाव परिवर्तन पर निर्भर करेगा। जो ट्रंप प्रशासन है उसने पहले भी धमकियां दी हैं, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं की। तो जो प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु क्षेत्र में सहयोग क्षेत्र के जो प्राथमिकता है और कार्यान्वयन है उसके कार्य योजना नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? A जापान, B रूस, C यूनाइटेड किंगडम, D संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारा आंसर होगा B रूस ने। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूस यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर करने के लिए तेल निर्यात का उपयोग कर रहा है। B है G7 ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लगाई है, लेकिन भारत जैसे तीसरे देशों पर द्वितीयक प्रतिबंध नहीं लगाए। उपरोक्त में से कौन सा जो कथन है वो सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। हमारा आंसर होगा A केवल 1। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूस भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। भारत ने रूसी तेल आयात बढ़ाने से ऊर्जा की सुरक्षा मजबूत की है, लेकिन प्रतिबंधों का जोखिम है। उपरोक्त में से कौन सा जो कथन है वो सही है? A केवल 1, B केवल 2, C दोनों, D कोई नहीं। हमारा आंसर होगा C दोनों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीयक प्रबंधन क्या है? A रूस जैसे देशों पर सीधे लगाए जाने वाले प्रतिबंध, B तीसरे देशों जैसे कि भारत की कंपनियों पर रूसी व्यापार के लिए लगाए जाने वाले प्रतिबंध, C WTO नियमों के तहत व्यापार प्रतिबंध, D ऊर्जा निर्यात पर मूल्य सीमा। तो हमारा आंसर होगा B। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेंस को लेकर जो है वो रहने वाला है कि जो पहला प्रश्न है, विकसित वैश्विक भू राजनीतिक गतिशीलता के बीच भारत की रूस यात्रा का जो महत्व है उस पर चर्चा कीजिए। जो दूसरा क्वेश्चन है कि भारत रूस जो संबंध है उनके ऐतिहासिक महत्व और विकास का विश्लेषण कीजिए। शीत युद्ध काल से इस रणनीतिक साझेदारी की लचीलापन और जो निरंतरता है उसमें योगदान देने वाले कारक पर चर्चा कीजिए तथा दोनों देशों के सामने आने वाली चुनौतियों और जो अवसर हैं उनकी जांच कीजिए। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।